अब ये जो पंचक होते हैं ना, ये शुभ होते हैं। अब देखिए, कई लोग कहते हैं ये तो शुभ नहीं होते हैं, पंचक लग गए हैं, बड़ी परेशानी है। नहीं, ये पंचक नक्षत्र शुभ होते हैं, ये शुभ होते हैं। इसमें हम जो भी काम करते हैं ना, वो 5 टाइम्स हो जाता है। आप इसमें पूजा पाठ करिए, आप एक बार माला जपेंगे तो आपकी 5 माला के बराबर हो जाएगी। आप एक बार किसी को दान देंगे तो आप समझ लिया, आपने समझ लिया कि आपने 5 बार दान दिया। इतना इन पंचक नक्षत्रों का शुभ प्रभाव है। तो इसलिए पंचकों में शुभ कार्य करने चाहिए, अधिक से अधिक शुभ कार्य करने चाहिए। शुभ कर्म हम करेंगे पंचक के नक्षत्रों में, तो ये हमको शुभता देने में बहुत शीघ्रता करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 टाइम्स हो जाते हैं। शुभ कर्म करें। अब चूंकि सब चीजें 5 गुनी हो जाती हैं, इसलिए कुछ काम नहीं करने हैं। कौन से काम नहीं करने हैं? किसी दरवाजा मत जलाइए। अब जैसे कोई का अब आप हो जाती है कभी घटनाएं या कोई आसानी परेशानी हो गई, तो दरवाजा नहीं जलाइए, घास वगैरह नहीं जलाइए क्योंकि आग लग सकती है। इसी तरह से पहले के जमाने के लोग कहते थे खाट मत बुनिए, खाट ना बुने। इसी तरह से कहते तो ये भी है कि शवदाह ना करें, ठीक है। लेकिन अब ये चीज ऐसी है कि हमारे हाथ में नहीं होती है ना। करना तो नहीं चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इन कामों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी की मृत्यु हो गई है और ये काम करना ही पड़ेगा उसको, तो हम 5 दिन थोड़ा ना इंतजार करेंगे। मान लीजिए अब धनिष्ठा नक्षत्र में ही किसी की मृत्यु हो गई है, तो हम क्या 4-5 दिन तक इंतजार करेंगे कि भैया पंचक खत्म हो जाए तब करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 5 पुतली बनाई जाती हैं, मतलब पुतले बना दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि 5 पुतले बना करके विधि विधान से और उनका फिर संस्कार किया जाता है। मतलब जो जातक शांत हो गया उसके साथ में और 5 पुतले बना करके, और ये करा जाता है विधि विधान से। पंडित जी बताते हैं जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो बताते हैं ज्योतिष कि भाई पंचक में हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें विधि विधान अलग तरीके से करना पड़ेगा। वरना ये देखा गया है कि एक एक करके 5 लोग फिर बारी बारी जाते हैं। तो इस काम को करने की मनाही है, ना कि शुभ कामों को करने की मनाही है। पाठ अधिक से अधिक करें, जाप अधिक से अधिक करें, दान पुण्य अधिक से अधिक करें, शुभ कर्म अधिक से अधिक करें, सेवा कार्य करें, ब्लड डोनेशन करें, जो आप शुभ काम कर सकते हैं, दान पुण्य करें, अन्न दान करें, जो भी आप अधिक से अधिक कर सकते हैं, किसी की मदद करें, सेवा करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। तो पंचकों में शुभ कार्य करने की मनाही नहीं है, शुभ कार्य करना चाहिए। नेगेटिव काम नहीं करने चाहिए, आग लगाने का, किसी को नुकसान देने का, किसी को मारने पीटने का, किसी को कष्ट देने का, वो काम अधिक से अधिक हो सके तो न करें। और ये काम जो करना है, जो कि अनिवार्य हो जाता है, करना ही पड़ेगा, शवदाह तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर किसी का हमारे घर में कोई ऐसा हो गया है तो फिर वो बाकायदा ज्योतिष को पूछ करके और उस जैसे वो विधान बताते हैं शास्त्रानुसार, उसके विधान के अनुसार 5 पुतले बना करके ये किया जाता है, जिससे कि ये माना जाता है प्रतीकात्मक रूप में हमने 5 लोगों का काम कर दिया इस समय, ताकि ये घटना तेजी से रिपीट ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी हमें इस तरह के अशुभ कार्य के लिए जाना पड़े, है ना। तो ये चीज है। तो पंचक के बारे में जो ये मिथक है कि पंचक खराब होते हैं, पंचक खराब नहीं होते, पंचक अच्छे होते हैं, पंचक शुभ होते हैं। अच्छे अच्छे ग्रहों का इन पे सब प्रभाव रहता है, और गुरु का भी नक्षत्र है इसके अंदर, बुध का भी नक्षत्र है, शनि मंगल और राहु का सबके नक्षत्र है। ये 5 दिन जो होते हैं ये अधिक से अधिक पूजा पाठ और अच्छा कार्य करने के लिए होते हैं। और जो काम अगर किसी मजबूरी में हमें कोई ऐसा नेगेटिव काम करना पड़ रहा है, तो उसको कोशिश करके उसको ऐसा कुछ कर लीजिए कि वो 5 टाइम्स आपको ना करना पड़े। तो ये पंचक के बारे में, पंचक का मिथक जो है उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करी है हमने, कि पंचक से डरना नहीं है, पंचक में शुभ कार्य करने, अधिक से अधिक करने, और अशुभ कार्य अगर करने की मजबूरी है तो उसको फिर ठीक तरह से विधि विधान से किया जाना चाहिए। तो चूंकि ये भी नक्षत्रों से संबंधित था इसलिए गंडमूल के साथ लिया। अब हम मूर्ति निर्णय, जिसको पाया कहते हैं, है ना, आम भाषा में पाया कहते हैं, लेकिन पुस्तकों में मूर्ति निर्णय कहा जाता है। इसको मूर्ति निर्णय कहा जाता है। ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें जब पता नहीं होती ना तो बड़े कंफ्यूजन होते हैं। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। मूर्ति निर्णय इसको आम भाषा में ना पाया बोलते हैं, पाया भी लिख लिया जाए
कि पाया बोला जाता है। जब कोई बालक का जन्म होता है तो ये पूछते हैं कि भाई कैसे पाया से हुआ है ना। तो इसका फार्मूला है, एक्चुअली फार्मूला ये है कि हमारे हॉरोस्कोप में, जिसका भी जातक का जन्म हुआ उसके हॉरोस्कोप में चंद्रमा कौन से हाउस में, ये हाउस के अकॉर्डिंग होता है, इसमें राशि से कुछ लेना देना नहीं होता। पाया में हमें राशि से कुछ लेना देना नहीं होता है। पाया में हमको हाउस से लेना देना होता है। जैसे कि पहले भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, ये स्वर्ण पाया है, सोने का पाया। क्या हो यहां पर, चंद्रमा हो अगर, ठीक है। अगर किसी का चंद्रमा प्रथम भाव में है, कोई भी जातक हो, या छठे घर में है, या उसका किसी का चंद्रमा 11वें घर में है, तो चंद्रमा की पोजीशन ये स्वर्ण पाए की होती है। स्वर्ण पाया है ये सोने का पाया, ठीक। यहाँ चंद्रमा आ जाए जन्म का, यहाँ आ जाए तो भी ठीक। अब सोने का पाया हो गया, उसके बाद हम चांदी का पाया बताते हैं। चांदी का पाया क्या होता है, 2, 5, 9। अब इन्हें याद करने अपने अपने सबके तरीके हैं। 2, 5 और 9 इन हाउसेस में अगर चंद्रमा हो तो ये चांदी का पाया कहलाता है, चांदी के पैर से हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने तो ऐसे याद किया है कि गुरु दूसरे घर का कारकत्व देता है, कारक है, पंचम का कारक है और नवम का कारक है। तो इन 3 घरों में अगर चंद्रमा होता है तो ये चांदी के पाए का जन्म माना जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तांबे के पाए पर। तांबे का पाया है 3, 7 और 10। 3, 7 और 10 इन हाउसेस में तांबे का पाया, यानी कि जन्म के चंद्रमा की बात हो रही है। जन्म का चंद्रमा अगर इन हाउसेस में हो तो तांबे का पाया कहलाएगा, तांबे का पाया है ये, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ चंद्रमा का होना चाहिए। इसी तरीके से ये पाया जो होता है ना, इससे थोड़ा सा ये मानते हैं कि बालक जो पैदा हुआ है वो कहते यही है कि घर में कैसे खुशहाली आएगी या क्या आएगा। अब चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये लोहे का पाया है। लोहे का पाया कहलाएगा अगर चंद्रमा किसी का जन्म का चंद्रमा चौथे घर में है, अष्टम भाव में है या 12th हाउस में है। अब इसमें जो टॉप का है, जिसको सबसे बढ़िया माना गया है, वो है चांदी का पाया। जो ये चांदी का पाया है ना, इसको बेस्ट मानते हैं। कहते हैं चांदी के रजत क्या बोलते हैं, रजत, चांदी का पाया, रजत मूर्ति, तो उसको कहते हैं कि ये बेस्ट है। यानी कि ये 2, 5 और 9 वाले। और सेकंड नंबर पर तांबे का पाया माना जाता है, ये सेकंड लेवल का है। इसको भी शुभ में ही मानते हैं। जो तांबे का पाया है ना, देखो इसको यहाँ पे मैं लिख लेना चाहिए ताकि अच्छा रहे। 1, 6 और 11 भाव में हमारा बनता है सोने का पाया, जो कि औसत माना जाता है सोने का पाया। इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन 2, 5 और 9 में ये चांदी का पाया है, ये बेस्ट माना जाता है। चांदी का पाया, इसको बेस्ट मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 3, 7 और 10, अब इसको भी हम याद कर सकते हैं शनि की दृष्टियों के आधार पर। तीसरी दृष्टि शनि की होती है, 7वीं होती है और 10वीं होती है। अपना अपना तरीका है, हमने ऐसे याद कर रखा है कि जो शनि की दृष्टियां हैं वो तांबे का पाया है। अगर उन हाउसेस में चंद्रमा बैठा है तो तांबे का पाया है। ये गुरु की दृष्टियां है, चांदी का पाया है। इस शनि की दृष्टियां है, तांबे का पाया है। और 4, 8, 12, ठीक है ना, 4, 8, 12, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। पानी के जो हाउसेस हैं, है ना, जल तत्व के, जो इनमें लोहे का पाया कहलाता है। तो ये जो लेवल है, ये टॉप में फर्स्ट लेवल का चांदी का पाया, सेकंड लेवल पे तांबे का पाया, सेकंड है ये। थर्ड नंबर पे थर्ड का पाया, ये सोने का पाया, और इसको थोड़ा निकृष्ट माना जाता है,
चौथा वाला। हाँ, लोहे का पाया जो है वो उसको निकृष्ट मानते हैं। ठीक है, अब ये जो पाया है ना, ये तो जन्म के समय तो एक बार हमने देख ही लिया। उसके अलावा क्या होता है कि जब कोई ग्रह राशि बदलता है, जैसे बड़े ग्रह राशि बदलते हैं, मान लीजिए शनि ने राशि बदली, 2-2.5 साल में बदलेगा। ऐसे ही गुरु ने राशि बदली, वो 1 साल में बदलेगा। राहु ने राशि बदली, वो भी 1.5 साल में बदलता है। तो उस वक्त हमारे जन्म के चंद्रमा से वो ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी पाया डिसाइड होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा 9वें भाव में है और उसके 5वें भाव से मान लीजिए गुरु का गोचर हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि चांदी के पाए से गुरु का गोचर हो रहा है इस जातक की कुंडली में, चांदी की मूर्ति है, तो मतलब वो शुभ माना जाएगा। इसी तरीके से किसी जातक का चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर है और उसका कोई ग्रह यहाँ से गोचर कर रहा है या यहाँ से गोचर कर रहा है, या जैसे आजकल शनि यहाँ से गोचर कर रहा है, 11वें नंबर राशि से कर रहा है जैसे, तो अगर किसी की मेष राशि है तो हम क्या कहेंगे कि उसका कैसा पाया है, सोने के पाए से, सोने का पाया से शनि का गोचर हो रहा है, औसत दशा जाएगी। तो ये बड़े रहस्य की चीजें हैं जो ऋषि मुनियों ने बना दी हैं। जो जान रहा है वो उसको कैलकुलेट कर रहा है और निकाल रहा है। तो ये हमने आपको बताया मूर्ति निर्णय। और ये इसमें भी होता है, और जिस दिन ग्रह राशि बदलता है उस दिन कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, वो हमारी राशि चंद्रमा हमारे जन्म के चंद्रमा से कितनी दूर है, कौन से हाउस में जा रही है, उससे भी डिसाइड करते हैं। इवन जब 7.5 आती है ना, तो भी हर राशि के साथ पंडित जी लोग डिसाइड करते हैं कि वो बताते भी है कि कौए पे सवार होके आए हैं, गिद्ध पे सवार होके आए हैं, शनिदेव इस राशि के लिए इस पे सवार होके आए हैं, उस पे सवार होके आए। ये सब भी संहिता ज्योतिष का हिस्सा है, जो कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष करते हैं ना, उनको बचपन से याद हो जाता है कि ये कहाँ है, कहाँ किसके साथ कौन सी भाव में ये जा रहा है ना। तो ये पाया का निर्णय है। और इसमें भी अक्सर ये होता ही है कि कोई जातक का जन्म होता है तो पूछा जाता है कि भाई कैसे पाए से हुआ है। तो बस यही है, इसमें चांदी के पाए को बेस्ट माना जाता है। अच्छा, अदरवाइज भी हम देखें तो 2nd हाउस का चंद्रमा वाणी को अच्छा करेगा, 5th हाउस का चंद्रमा है तो संतान अच्छी देगा, या आपको माइंड को आपके को ठंडा रखेगा, बुद्धि आपको ठंडी देगा, है ना। इसी तरह से 9th हाउस का चंद्रमा जो होता है वो हमें धार्मिक और आध्यात्मिक और पौराणिक रुचि देता है, ठीक है ना, धर्म कर्म में ले जाएगा। तो उसी तरह से रिलेट कर करके अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये चीजें भी कहीं ना कहीं लॉजिकल है। इसी तरह से 3rd हाउस का चंद्रमा है, जैसे मान लीजिए, तो 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है ना, तो ये कवि वगैरह बना सकता है। 3rd हाउस का चंद्रमा कवि ही है, तो इस तरह की चीजें, अच्छी चीजें दे सकता है। कर्म क्षेत्र में यहाँ अच्छा कर सकता है, माता के हाउस को देख करके माता के हाउस को अच्छा कर सकता है। तो तांबे का पाया भी अच्छा ही माना जाता है, एक लोहे का पाया जरूर अच्छा नहीं माना जाता है, कहते हैं कि ये दारिद्र्य देने वाला होता है। अच्छा, इसमें यह भी बात है, अब 8वें भाव में मान लीजिए चंद्रमा चला गया तो मूड स्विंग तो देता ही है। जिस जातक का चंद्रमा 8वें भाव में होगा वो थोड़ा सा ना अनस्टेबिलिटी रहती है उसके व्यक्तित्व में। इसी तरह से 12वें घर का चंद्रमा, कभी मूड अच्छा है तो बढ़िया से बात कर लेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो वो अजीब तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा उनको फ्लेक्सिबिलिटी करता रहता है। उनके मूड में तरह तरह के, जैसे ज्वार भाटा होता है ना, ऐसे विचारों में भी ज्वार भाटा आता है। तो इस तरह की चीजें। 6ठा घर है चंद्रमा, 6ठे में गया तो माता से रिलेशन खराब कर देगा ये, क्योंकि शत्रु भाव में चला गया, माँ का कारक है। स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, बहुत ज्यादा कर सकता है, जैसे हमें कुछ पानी संबंधित रोग दे सकता है, कफ वगैरह दे सकता है, मतलब क्योंकि इसमें राशि से लेना देना नहीं है, हाउस से लेना देना है ना। तो ये चीज है। तो आज हमने पकड़ा, पंचक को पकड़ा, गंडमूल को देखा, और हमने पाया को देखा कि पाया क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं पाया को, और पाया के मतलब क्या होते हैं कि पाया हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। माँ, जातक की माता और जातक के पिता, परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति पे भी कभी कभी फर्क पड़ता है। ऐसा बोलते हैं कि लोहे के पाए का जन्म है तो उस वर्ष ऐसा कहते हैं कि व्यापार थोड़ा सा औसत ही चलेगा, ऐसा सुनने में आया है। तो बाकी ये है कि भाई लोग ट्राई करें, देखें। तो अब ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगर चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका कोई सवाल है तो आप मेल कर सकते हैं हमें आराम से, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।